हो गई चालू। चलो बैठ जल्दी बताओ लास्ट में क्या लिखा है, जल्दी बोल दो जल्दी। जल्दी बता दो कहाँ तक करा दिया था कल लास्ट क्लास में। वो भाग जाएंगे भाग जाएंगे। अब बताओ तुम लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, जल्दी बात मत करो, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा कहाँ तक करा दिया जल्दी। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा है, उसके अगले से कोई बताना स्टार्ट करेंगे। 1908 में पहली बार गांधी जी जोहानिसबर्ग जेल गए थे और मतलब वो आंदोलन को सफल कराया गया। इसी दौरान अफ्रीका में नस्ल भेद को खत्म कराया था गांधी जी ने, ये करा दिया था। अच्छा अब देखो ध्यान दो इधर, जो गांधी जी होंगे अफ्रीका में नस्ल भेद को खत्म करने के बाद अब गांधी जी वापस आएंगे भारत। गांधी जी वापस आएंगे भारत और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आएंगे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आएंगे। कब आएंगे? तो देखो अफ्रीका से नस्ल भेद के आंदोलन को समाप्त करने के पश्चात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। कहाँ वापस आए? भारत। अफ्रीका से वापस आए। कहाँ से वापस आए? अफ्रीका से। अफ्रीका से वापस आए। ठीक है। अब जब गांधी जी भारत वापस आ गए, ध्यान दो इधर, तो इसी दिन प्रत्येक 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है जल्दी बताओ? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय दिवस। तो वो प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, नई लाइन से लिखो, बोले देखो। इसके पश्चात जल्दी, इसके पश्चात नई लाइन से लिखो। इसके पश्चात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसके पश्चात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से, गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को, इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को, प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो ध्यान दो, अब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए। ठीक है, तो अब होगा क्या? देखो एक डेट याद रखना,
9 जनवरी वो 1916 में, 1915 में वापस आ गए तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। किसका अधिवेशन होगा? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? अधिवेशन। ठीक है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं। समझ गए? 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने भाग लिया? गांधी जी ने भाग लिया। किसने भाग लिया? गांधी जी ने। ठीक है, देखो ये ध्यान दो, इधर आराम से समझो, याद होती चलेगी चीजें। पहली बात तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे हमेशा के लिए। ठीक है, अब अफ्रीका नहीं जाएंगे। और यहाँ आने के बाद 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने लगे? प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो हुआ क्या, गांधी जी जैसे ही वापस आए तो 1916 में अगले ही वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में और इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। किसने भाग लिया? गांधी जी ने भाग लिया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक समस्या थी, बिहार में एक समस्या थी। बिहार में एक जगह है चंपारण। कौन सी जगह है? चंपारण। ठीक है, तो चंपारण में क्या हो रहा था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसानों की किसान जो फसल कर रहे थे उनकी भूमि पे तीन कठिया पद्धति लागू की थी। 3 कठिया पद्धति जानते हो क्या होगा? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। ये किसी किसान का मान लो खेत है। ठीक है, तो इसका ये 3/20 भाग, 3 ये पूरे 20 बिस्बा चलता था उस समय। क्या चलता था? तो 3/20 भाग पे उसे क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती। वो सॉरी 20/3 भाग पे। ठीक है, इस भाग पे क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। तो नील की खेती करने से होता क्या था, जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। अगर एक बार नील की खेती होगी तो अगले 2 साल तक उसमें फसल नहीं होगी। 2 बार नील की खेती होगी तो 5 साल तक फसल नहीं होगी, यानी कि भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, जो सर ये नीले सर दिखती है सर, ये कहाँ से आती है? अरे समझो, नील एक रंग के लिए प्रयोग होती थी, इससे कपड़ों की रंगाई होती थी, डिजाइनदार कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो नील के पौधे से रंग निकाला जाता था। ठीक है, और उस रंग से क्या होता था, कपड़ों की पुताई होती थी। ऐसा नहीं, वो उससे कई सारे रंग बनाए जाते थे। नीला रंग ही नहीं, उसमें अलग अलग रंग मिला के बहुत सारे रंग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नील की खेती अंग्रेज भारत में कराते थे, तो इससे भूमि जो होती थी बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो इससे किसानों का नुकसान हो रहा था। किसका नुकसान हो रहा था? किसानों का। तो बिहार के चंपारण से ही इस कांग्रेस अधिवेशन में एक व्यक्ति थे, समाज सेवक नेता समझ लो, बिहार से थे, चंपारण से, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ल भी इसमें आए हुए थे। इन्हें पता था, ये स्पेशली आए थे कि इन्हें पता था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी भाग लेंगे। और गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन सफल किए हैं। ठीक है, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी गांधी जी की। तो राजकुमार शुक्ल आएंगे और वो इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? गांधी जी से मिलेंगे और गांधी जी को ये वाली बिहार की स्थिति बताएंगे। ठीक है, चंपारण वाली। तो गांधी जी पहले तो मना करेंगे। गांधी जी कहेंगे अब मैं कोई आंदोलन करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना सब व्यवस्था ठीक करूंगा, अपना जीवन व्यतीत करूंगा आराम से। वो गांधी जी के पीछे लगे रहे। गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने उन्हें कैसे भी करके कन्विंस कर लिया। ठीक है, तो गांधी जी से बोला कि आप चलिए वहाँ भी, भाई ये भी भारतीय हैं, इनका शोषण अंग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, आप अफ्रीका में न्याय दिला सकते हैं, तो अपने भारतीयों के लिए क्या नहीं लड़ सकते हो? बिल्कुल सर, लड़ेंगे। तो गांधी जी के समझ में ये बात आ गई। गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अब हुआ क्या, अब ये राजकुमार शुक्ल जो थे, इनकी बात हो गई गांधी जी से आंदोलन चलाने के लिए चंपारण में। ठीक है, अब क्या होगा, अब चंपारण सत्याग्रह होगा। कौन सा सत्याग्रह होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा पहला। ठीक है, चलो पहले इतना लिखो जितना बताया, बोल रहा हूँ। बोलूं? ये लिख लिया 9 जनवरी वाला। देखो इसके पश्चात देखो इसके पश्चात 1916 ईस्वी में, इसके पश्चात
1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात भाग लिया यहीं पर उनकी मुलाकात और यहीं पर उनकी मुलाकात बिहार के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल से हुई। बिहार के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल से हुई। बिहार के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल से हुई। ठीक है, अब डालो तुम चंपारण सत्याग्रह है जो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह तुम्हें पता चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध जिला है। जैसे पटना है, चंपारण है, भागलपुर है, समस्तीपुर है, ये प्रसिद्ध जिले हैं बिहार के। तो अब देखो होगा क्या। अब चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ होगा 1917 में। कब होगा? 1917 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है चंपारण गांधी जी चंपारण किसके कहने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया था कि भाई वहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, किसानों के साथ बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं, मतलब किसानों का बहुत ही शोषण कर रहे हैं। और गांधी जी आप चलिए और वहां पर क्या करिए, आंदोलन करिए और उन्हें इस शोषण से बचाइए। ठीक है, तो शोषण की वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा था, 3/20 भाग में क्या करा दी जाती थी? नील की खेती कराई जाती थी। और नील की खेती बहुत ही खतरनाक थी, उससे भूमि बंजर होती थी। क्या होती थी? बंजर होती थी। अब देखो ध्यान दो, जैसे इस वर्ष किसान ने इस 3/20 भाग में नील की खेती कर ली, तो अब इस वाले भाग में अब कोई फसल नहीं होनी है अगली साल। अब अंग्रेज दबाव डालते थे कि आप और 3/20 कितने में फिर से नील की खेती करो। तो ऐसे करके पूरी भूमि को बंजर बना दिया जा रहा था, किसान को घाटा हो रहा था और टैक्स भी किसान को देना पड़ रहा था। समझ गए? तो राजकुमार शुक्ल ने यही सारी बातें गांधी जी को बताई। तो अब गांधी जी आएंगे चंपारण। कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे और चंपारण आके 1917 में क्या करेंगे? चंपारण सत्याग्रह करेंगे। ये गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन होगा, पहला सत्याग्रह होगा। कौन सा सत्याग्रह? पहला सत्याग्रह। समझ गए? पेपर में आएगा सीधे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कैसा आंदोलन था? तो एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन। किसके विरोध में था? तो यह 3 कठिया पद्धति आएगा, या 3 कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में। नील की खेती के विरोध में, खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में। ठीक है, अब देखो जैसे ही गांधी जी, तुम्हें पता है गांधी जी बहुत ही काबिल थे। ठीक है, वो अंग्रेज जो सोचते थे उससे आगे तक का सोचते थे। गांधी जी जैसे ही आए, गांधी जी ने यहाँ आके, एक अंग्रेज गवर्नर था और उसका नाम था डब्ल्यू बी हिचकॉक। क्या नाम था? डब्ल्यू.बी. हिचकॉक, ये था। ठीक है, इससे बात की, इससे कहा कि तुम जो यहाँ पे ये करा रहे हो ये सब चीजें गलत हैं। ठीक है, और यहाँ इससे फसल से भूमि बंजर हो रही है और किसानों के आगे समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उनकी आजीविका नहीं चल पा रही है। ठीक है, किसान घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यू.बी. हिचकॉक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी फर्जी खबरें हैं। समझ गए? लेकिन गांधी जी इससे मिलने से पहले ही राजकुमार शुक्ल के साथ यहाँ आ गए बिहार, चंपारण। ठीक है, यहाँ आने के बाद वो उनके और भी सहयोगी थे,
जैसे देखो, एक थे ब्रिज किशोर, कौन थे? ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल जो लेकर आए थे गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे। उसके बाद देखो, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थी, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। ये इन सब ने गांधी जी का क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू, ये सब गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में। ठीक है, लेकर कौन व्यक्ति आया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल लेकर आए थे। ठीक है, ये सारे लोग सहयोग करेंगे। अब गांधी जी आए, इस हिचकॉक से मिलने से पहले ही गांधी जी ने अपनी जो योजना थी वो लागू चालू कर दिया। गांधी जी ने कहा, एक रजिस्टर बनाया, इन सबको सहयोगी। अब गांधी जी पता चंपारण में प्रत्येक किसान के घर घर गए और घर घर जाने के बाद गांधी जी ने प्रत्येक किसान की अलग अलग रिपोर्ट बनाई। उसके घर गए, उससे पूछा, हाँ बताओ तुम्हारे पास कितनी जमीन है? उसने साहब 4 बीघा। उन्हें तुम्हें क्या जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है? उन्हें हाँ कराई जाती है। कितने उसमें? उन्हें 1 बीघा। ऐसे करके किसान का नाम लिखा, उसकी जमीन लिखी और उससे जो बयान दिया था वो लिखा। ऐसे लगभग 80 लोगों से गांधी जी मिले, 80 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। समझ गए? अब उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब गांधी जी गए किसके पास? इस गवर्नर के पास, W.B. हिचकॉक के पास। और इससे जाके बात की गांधी जी ने, कहा भाई देखो तुम ये जो करा रहे हो ये सब गलत है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये किसान, तुम किसी भी किसान से पूछ लो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी से जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जा रही है। तो गांधी जी पता इससे क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तुमसे मिलने से पहले ही मैंने एक एक किसान से अलग अलग बात की थी और मेरे पास प्रत्येक किसान की रिपोर्ट है, प्रत्येक किसान का नाम है, जिन जिनसे तुम ये नील की खेती करा रहे, सबकी लिस्ट है मेरे पास। तो W.B. हिचकॉक डर गया। इसने कहा यार ये क्या, ये तो पहले से ही व्यक्ति इतना होशियार है, मतलब पहले से ही बहुत प्रूफ बना के चल रहा है, क्यों? समझ गए? तो अब W.B. हिचकॉक क्या करेगा? एक कमेटी गठित करेगा। समझ गए? एक कमेटी गठित करेगा और उसमें सदस्य गांधी जी को भी बना देगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और वो कमेटी जांच करेगी गांधी जी को। W.B. हिचकॉक से गांधी जी कहेंगे कि सही जांच करो, सही बताओ, सत्यता क्या है वो बताओ। ठीक है, तो अब उसमें गांधी जी भी थे, तो उस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जांच करके, वो बिल्कुल सही पाई गई कि यहाँ पे किसानों का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या? यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने यहाँ पर ये नील की खेती को होना बंद कराया। ठीक है, और ऐसे करके क्योंकि इसे फिर झुकना पड़ा ना, इसे पता था कि गांधी जी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। गांधी जी बोले, ध्यान दो इधर, गांधी जी बोले यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ प्रीवी काउंसिल तक जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां तक घसीट के ले जाऊंगा, वहां तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। अब प्रीवी काउंसिल कहां पर थी पता है? प्रीवी काउंसिल थी लंदन में। कहां थी? लंदन में थी प्रीवी काउंसिल। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी ने प्रीवी काउंसिल का नाम लिया तो ये व्यक्ति डर गया। इसने कहा अरे यार इसे खत्म करो, आ जाओ, इसे खत्म करो और ये क्या करो तुम यहीं पे इसे खत्म कर दो और मैं ये सब खत्म करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ऐसे करके ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया। किसानों को नील की खेती करने से बचा लिया और उन पर जो भारी कर लग रहा था उस कर से भी बचा लिया गया किसानों को। समझ गए? तो पहले इतना लिखो तभी अगले बताते हैं। समझ गए? और ध्यान दो एक बात, 3 कठिया पद्धति को तो गांधी जी ने समाप्त कराया। इधर देख लो, इधर मैं आगे देखना। 3 कठिया पद्धति को तो गांधी जी ने समाप्त कराया ही कराया। और इस दौरान जो किसानों से टैक्स लिया था अंग्रेजों ने, उस टैक्स का 25% वापस भी करवाया गांधी जी ने। समझ गए कि भाई तुमने अवैध रूप से, एक तो तुम उनकी भूमि बंजर कर रहे हो और उनसे जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं जिस भूमि में कोई फसल नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से तुमने जो कर लिया वो कर भी वापस करो।
तो प्रत्येक किसान को उसने जितना भी कर भरा था उसका 25% हिस्सा वापस दिलवाया गया गांधी जी के द्वारा। समझ गए? तो किसान प्रसन्न हो गए, किसान खुश हो गए, और ऐसे करके चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हो गया। ये ध्यान दो, इधर तुमसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग किस किसने किया था? तो इनमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम ये याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और राजकुमार शुक्ल। ये 6 लोग थे जिन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग किया था। और ऐसे करके गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह को क्या करा दिया? सफल करा दिया, आंदोलन सफल हो गया। ठीक है, चलो पहले चंपारण सत्याग्रह लिख दो, तभी अगले आंदोलन एक और बताता हूँ आपको। ठीक है, बोले? चंपारण सत्याग्रह देखो, ये सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ये सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति के विरोध में, इधर सामने देख के लिखना, तिनकठिया पद्धति के विरोध में, तिनकठिया पद्धति के विरोध में, तिनकठिया पद्धति के विरोध में डेट लिखवाई नहीं लिखवाई देखना, 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें गांधी जी का सहयोग, ये नाम लिखो, ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 6 नाम लिखो जल्दी। ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 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 अब नई लाइन से लिखो, तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत, तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से, देखो तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से उनकी भूमि के किसानों से उनकी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती थी। 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, जिसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता था और इससे रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता था और इससे भूमि बंजर हो जाती थी। भूमि बंजर हो जाती थी।
भूमि बंजर हो जाती थी, तथा बीआईसी किसानों से अधिक ब्याज वसूल करती थी। बीआईसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो, तथा बीआईसी किसानों से अधिक लगान वसूल करती थी। देख लिया? करती थी। इसके विरोध में देखो वसूल करती थी। बीआईसी किसानों से अधिक लगान वसूल करती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया और इस 3 कठिया पद्धति को समाप्त कराया। अब देखो, गांधी जी बहुत होशियार थे। गांधी जी आए तो यहाँ 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने थे, लेकिन गांधी जी ने जब इस खेती के एक्ट को पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था, यदि किसी किसान की भूमि बंजर हो रही है या उसकी भूमि में फसल नहीं हो रही है तो उससे जो 25% टैक्स में छूट की जाएगी, लगान में छूट की जाएगी। ये बात लिखी हुई थी इस एक्ट में। गांधी जी ने इसे पढ़ा और यहाँ पे अंग्रेज, क्योंकि किसान अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, यहाँ अंग्रेज दुगना कर वसूल किए पड़े हैं। 25% छोड़ने के बजाय और ज्यादा तक वसूल किए पड़े हैं। गांधी जी ने इस एक्ट को पढ़ा तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने कहा कि अब तुम क्या करोगे, तुमने जो किसानों से अवैध रूप से कर लिया वो भी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें वहां प्रीवी काउंसिल तक लेके जाऊंगा। तो ये गवर्नर डरा और इसने क्या किया, जो अधिक ऋण कर वसूल किया था वो कर भी वापस किया। समझ गए? 25% कर को वापस कराया। इसी से किसान हो गए खुश। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहीं पर बात बंद हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। बोल दिया, अरे यार ये व्यक्ति तो महात्मा है, ठीक है। तो यहीं से महात्मा की उपाधि दी। पूछा जाएगा महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दी? कौन से सत्याग्रह के पश्चात? चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी से मिले थे। समझ गए? चलो लिखो। तथा किसानों को 25% कर भी वापस कराया। तथा किसानों को 25% कर भी वापस कराया। इसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को केवल है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो नाम रविंद्रनाथ टैगोर निकल आया ना। चलो लिखो। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं दी थी, ठीक है। ये दोनों ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ही सही है। लिखो यार, वो गलती से बोल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। सही है, बिल्कुल सही है। लिखो, चेक कर लेना तुम, हो जाता है ना। एक तो राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो सेम हल्के से मिलते जुलते नाम लग रहे हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। देख लिया? अब देखो, ये ध्यान दो इधर। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। देखो, ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि दी थी। ये पेपर में आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अरे यार रविन्द्रनाथ टैगोर ही बोला था, वो गलती से निकल गया था मुझसे, ठीक है लिखवाया रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। क्यों रविन्द्र ये बात बंद करो, रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल में थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल कहाँ पश्चिम में और बिहार कहाँ इधर, ठीक है। हालांकि उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे लेखक और कवि साहित्यकार थे ना, तो वो भी गांधी जी के बारे में जानते थे। देख लिया। अब देखो बात बंद करो, अगली बात। अब यहाँ से गांधी जी क्या करेंगे, यहाँ से गांधी जी गुजरात जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गुजरात। लेकिन गुजरात जाने से पहले गांधी जी क्या करेंगे 1917 में। अब देखो अगला काम देखो, 1917 में गांधी जी क्या करेंगे, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए पूछा जाएगा गांधी जी को जमीन दान किसने दी थी, तो गांधी जी को जमीन दान दी थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था? अंबालाल साराभाई, ठीक है। 1917 में ही गांधी जी ने गुजरात में साबरमती नदी के तट पर किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की। अरे भाई साबरमती आश्रम से ही तो चलेंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे, दांडी मार्च यात्रा निकलेगी वहां से। क्यों? तो वही वाला साबरमती आश्रम ये 1917 में गांधी जी ने स्थापना की थी इसकी, ठीक है। अंबालाल साराभाई ने इसके लिए जमीन दान दी थी। देखो ये पॉइंट नई लाइन से जल्दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में दी उपाधि, 1915 में दी उपाधि, 17 के लिए कराया। सन नहीं लिखवाई उसने। आपने लिखवाई ना लाइन इसके पश्चात, मतलब चंपारण सत्याग्रह के पश्चात 1915 में दी थी। यस सर। तो वो उसे काट देना वहां पे यार, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये मुझे याद है, ठीक है, याद आ गया था इसलिए मैंने लिखा दिया वहां पे, ठीक है। इसके पश्चात काट दें। हाँ इसके पश्चात काट दो, ठीक है। याद जो चीज याद आती जाएगी मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। कौन सी उपाधि किसने दी थी? पंडित नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी। बापू किसने कहा था इन्हें? महात्मा गांधी को बापू की उपाधि पंडित नेहरू ने दी थी। और पंडित नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता था, तो चाचा की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो कोई भी उपाधि आती जाएगी तो मैं बताता जाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा दूंगा सभी। चलो ये अब बात बंद करो, लिखो, बोले वो पीछा पड़ा है। लिखो ऐसे ही नई लाइन से लिखो। लिखो 17/6/1917 को 17 जून होगी, क्यों 17 जून 1917 को 17 जून 1917 को महात्मा गांधी जी के द्वारा, देखो 17 जून 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। इस आश्रम के लिए महात्मा गांधी को इस आश्रम के लिए महात्मा गांधी को भूमि दान अंबालाल साराभाई ने की थी। अंबालाल साराभाई, इधर देख के लिख लो, भूमि दान अंबालाल साराभाई ने की थी। लिख लिया? चलो अब अगला देखो, चंपारण सत्याग्रह समझ आ गया? एक यार इधर देखो, इधर ध्यान दे,
एक तो सत्याग्रह की डेट याद रखना, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तीन कठिया पद्धति या नील की खेती होगा ऑप्शन। तीन कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में चलाया गया था, ठीक है। किसने चलाया था? गांधी जी ने। गांधी जी को चंपारण कौन लेकर आया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही तो लेकर आए थे। क्यों? राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कहाँ हुई थी गांधी जी से? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। यहीं से वो गांधी जी को समझा के कन्विंस किया था उन्होंने, और गांधी जी फिर गए थे चंपारण में और ये तीन कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया, ठीक है। आंदोलन चलाया, समझ गए। इसमें सहयोगी कौन कौन थे? तो बृज किशोर थे। कौन कौन थे? बृज किशोर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थी और बृज किशोर थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब क्या थे? गांधी जी के सहयोगी थे, ठीक है। 6 लोगों ने सहयोग किया था। अब देखो बात बंद करो। अब साबरमती आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने, ठीक है। ध्यान दो इधर। 1917 में ही गांधी जी ने कहां पर? गुजरात के साबरमती में साबरमती आश्रम की स्थापना करी, साबरमती नदी तट पर, ठीक है। अब होगा क्या? देखो अब अगला आंदोलन चलाएंगे गांधी जी और वो होगा खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा होगा? डालो हेडिंग, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि ये चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी भारत में फेमस हो रहे थे। हो रहे थे नहीं हो रहे थे? प्रसिद्ध हो रहे थे गांधी जी। एक आंदोलन यहाँ सफल हो गया। अब देखो खेड़ा सत्याग्रह क्या था? गुजरात में, बात बंद करो, ध्यान दे लो। गुजरात में खेड़ा तालुका था। तालुका बोला जाता तहसील को पहले, तहसील को तालुका बोला जाता था पहले, ठीक है। तो गुजरात में खेड़ा एक तहसील थी, यानी कि तालुका था, ठीक है। अब हुआ क्या? देखो इस खेड़ा तालुका में क्या हुआ? अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर फसल नहीं हुई। जब फसल नहीं हुई तो भैया टैक्स भी क्यों दिया जाए? क्यों? लेकिन उसके बाद भी बीआईसी क्या कर रही थी? बीआईसी टैक्स वसूल रही थी खेड़ा के किसानों से, ठीक है। एक तो अकाल पड़ गया, समझ गए। अकाल के बाद भी खेड़ा के लोगों से क्या किया जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगान वसूल किया जा रहा है, समझ गए। और वो बेचारे लगान दे रहे हैं, ठीक है। तो अब खेड़ा सत्याग्रह जो था, इसमें क्या करेंगे गांधी जी? यहां भी आएंगे और एक आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग करेंगे कौन कौन? देखो एक तो मोहनलाल पांड्या थे, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग सहयोगी होंगे। कौन कौन? मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आया जल्दी, बहुत लेट आ रहे हैं लोग, जल्दी आया, जल्दी बैठ जाओ। बैठ गए? तो ये देखो, ये डालो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हेडिंग डालो। डाल दिया? ये अब ध्यान दो, इधर फिर से बता रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट सब इधर सुन लो, 2 मिनट जल्दी से, ठीक है, तभी लिखवाऊंगा। देखो गुजरात में एक जगह है खेड़ा। खेड़ा एक तहसील थी, तालुका था, ठीक है। यहाँ पर अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल के कारण फसल नष्ट हो गई थी। एक तो फसल नष्ट हुई, किसान और परेशान था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? कर माफ करने की जगह कर को बढ़ा दिया 23%। 23% कर की दर को बढ़ा दिया गया। लेकिन एक अकाल नीति बनाई थी। अकाल पर एक कानून बना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था, यदि
अकाल के कारण किसी भी किसान की 3/4 भाग की भूमि की फसल नष्ट हो जाती है। 3/4 का मतलब जानते हो, 4 हिस्से हैं, जैसे 4 हिस्सों में बांट लो खेत ऐसे करके ये है। तो अगर इस ये 3 हिस्सों की फसल नष्ट हो जाती हो तो रूल ये है कि उस किसान से कर नहीं लिया जाएगा, टैक्स को माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल था अकाल नीति के तहत, अकाल नीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, उसके बाद भी किसानों से क्या लिया जा रहा है, 23% बढ़ाकर टैक्स लिया जा रहा है। समझ गए, जो किसान देने में सक्षम नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, आंदोलन किया। समझ गए, आंदोलन करने के बाद गांधी जी ने क्या किया, इस खेड़ा सत्याग्रह ये भी सफल हुआ। और जो टैक्स था बड़ा, यहाँ पर टैक्स को माफ करवाने में गांधी जी सफल रहे। गांधी जी ने यह कहा था कि अगर कोई भी सक्षम किसान है जो अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से टैक्स देना चाह रहा है उससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं देने में सक्षम है तो अकाल नीति के तहत उनका टैक्स माफ किया जाए। तो अंग्रेजी सरकार झुकी और उसने क्या किया, यहाँ भी टैक्स को माफ कर दिया। समझ गए, तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी क्या हुआ, सफल हो गया। समझ रहे हो। अब देखो खेड़ा सत्याग्रह के बाद, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा गया भारत में। हालांकि पहला सत्याग्रह चंपारण था, लेकिन अगर पूछे गांधी जी का पहला वास्तविक सत्याग्रह कौन सा था तो वो खेड़ा सत्याग्रह था। कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन था। अकाल के तहत फसल नष्ट हो गई थी, उसके बाद भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, 23% कर में वृद्धि कर दी। जबकि कंपनी के अकाल नीति में रूल था, कानून था कि अगर 3/4 भाग की भूमि की खेती नष्ट होगी तो उसका सारा टैक्स माफ कर दिया जाएगा उस किसान का। लेकिन इसके विपरीत कंपनी यहाँ पर जबरदस्ती टैक्स वसूल रही थी और 23% अधिक टैक्स वसूल रही थी। तो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी देखो लिखित में लड़ाई लड़ते थे, कानून बने हुए थे, वो उन्हीं अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों को दिखाते थे कि देखो ये तुम्हारा ही एक्ट है, उसी में लिखा हुआ है, उसके बाद भी तुम किसानों से 23% कैसे वसूल सकते हो। समझ गए। तो इसीलिए अंग्रेज अधिकारी गांधी जी से डर जाते थे। वो सोचते थे ये बहुत पढ़ा लिखा काबिल है, हमें इंग्लैंड तक घसीट के ले जाएगा, हमारे खिलाफ वहां मुकदमे कर देगा ये। समझ गए, इसीलिए गांधी जी की बात मान लेते थे, अंग्रेज डर जाते थे और आंदोलन क्या करते थे, समाप्त करने के लिए गांधी जी की बात उन्हें माननी पड़ती थी और ऐसे करके वो आंदोलन सफल हो जाता था। यहाँ भी अंग्रेजों, यहाँ भी टैक्स को खत्म करा दिया गांधी जी ने, कर को माफ करा दिया। ठीक है, लिखो जल्दी, खेड़ा सत्याग्रह हेड डाल दो, देखो खेड़ा गुजरात में एक तालुका था। खेड़ा सत्याग्रह डाल दो और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। खेड़ा गुजरात में एक तालुका था। तालुका तहसील के लिए बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। खेड़ा गुजरात में एक तालुका था, तहसील, तालुका तहसील को भी बोलते हैं। तहसील जिले में भी हो सकती है और नगर में भी, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, आबादी अधिक होगी, बड़ा होगा तो तहसील बना दिया जाएगा उसे। जैसे पूरनपुर जिला थोड़ी है लेकिन तहसील है नहीं है, बताओ, जिला थोड़ी है तो तहसील बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो खेड़ा तहसील थी, तहसील तालुका बोला जाता था पहले। तहसीलें जहाँ जहाँ थी उन क्षेत्रों को तालुका बोला जाता था, नाम होता था साथ में तालुका जुड़ जाता था उनके। ठीक है, तो खेड़ा एक तहसील थी, तहसील को तालुका बोला जाता था। ठीक है, हाँ क्या लिखा बोलो, तालुका था। यहाँ पर 1918 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। हाँ, 1918 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई। भीषण अकाल पड़ा जिस कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिस कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। परंतु वीआईसी ने इस क्षेत्र में, कर की दर को 23% और बढ़ा दिया। परंतु
बीआईसी ने इस क्षेत्र में कर की दर को 23% और बढ़ा दिया। कर की दर को 23% और बढ़ा दिया जो यहां के किसान देने में सक्षम नहीं थे, जो यहां के किसान देने में सक्षम नहीं थे। यहां के किसान देने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए यहां के किसान देने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए गांधी जी ने 1918 ईस्वी में इसीलिए गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया। गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया। बीआईसी की अकाल नीति के तहत बीआईसी की अकाल नीति के तहत बीआईसी का मतलब तो जानते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी। बीआईसी की अकाल नीति के तहत यदि अकाल से फसल का 3/4 भाग नष्ट हो जाता है, फसल का 3/4 भाग नष्ट हो जाता है, तो उस किसान से लगान नहीं लिया जाएगा। उस किसान से लगान नहीं लिया जाएगा। उस किसान से लगान नहीं लिया जाएगा। इसी को आधार मानते हुए गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ये आंदोलन चलाया और आंदोलन सफल हुआ। आंदोलन सफल हुआ। 22 मार्च 1918 ईस्वी को 22 मार्च 1918 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की। 1918 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की। अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की केवल सक्षम किसान जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं, केवल सक्षम किसान जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं उन्हीं से कर लिया जाएगा। केवल सक्षम किसान जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं उन्हीं से कर लिया जाएगा, उन्हीं से कर लिया जाएगा। बाकी सभी का कर माफ कर दिया गया। लिख लिया। अब देखो, एक
इतिहासकार था जिसका नाम था हार्डीमन, ठीक है। हार्डीमन ने इस खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का भारत में पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है, ठीक है। लिख लो, नई लाइन से लेना। हार्डीमन के द्वारा, इधर देख के लिखो, हार्डीमन के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह को, हार्डीमन के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह को खेड़ा सत्याग्रह को भारत का पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है। भारत का पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है। वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है, लिख लिया, वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है। अब समझो हुआ क्या, यही जब गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह पर थे, खेड़ा सत्याग्रह के समय ही गांधी जी, मैंने तुम्हें अंबालाल साराभाई बताया थी, ठीक है। अंबालाल साराभाई ने ही गांधी जी को जमीन दान दी थी, उस पर उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था 1917 में। क्यों? अंबालाल साराभाई की एक बहन थी जिनका नाम था अनुसुईया बेन पटेल। क्या नाम था? अनुसुईया बेन, ठीक है। अंबालाल साराभाई की बहन थी ये, ठीक है। अब हुआ क्या, यहीं पे जब खेड़ा सत्याग्रह पे थे गांधी जी, तो यहीं पर इनकी मुलाकात अनुसुईया बेन से हुई, ठीक है। गुजरात में ही है अभी गांधी जी, ठीक है। अनुसुईया बेन से मुलाकात हुई। अनुसुईया बेन ने इन्हें बताया, ऐसा हुआ था अहमदाबाद में एक मिल थी। अब इसके बाद गांधी जी करेंगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। कौन सा करेंगे? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। हेडिंग डालो, तभी बताते हैं उसके बारे में। हेडिंग डालो, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हेडिंग डाल दिया। ये भी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होगा 1918 में। कब होगा? 1918 में। तो गांधी जी अनुसुईया बेन के कहने पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने क्या किया था? हड़ताल। ऐसा हुआ था, देखो ध्यान दो इधर। अहमदाबाद में कपड़े की मिल थी, ठीक है। अब वहां पे फैल गया था प्लेग, ठीक है। तो प्लेग के दौरान भी ऐसा था। प्लेग तुम्हें पता है किससे फैलता है? बताओ, कौन बताएगा? चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है, ठीक है। तो अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, लेकिन जो कंपनी थी, कपड़ा कंपनी अहमदाबाद की, तो उसने मजदूरों, क्योंकि मजदूर काम करने नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने, क्योंकि भाई प्लेग फैल गया तो मजदूरों को डर था कि हमें भी प्लेग ना फैल जाए, इसलिए मजदूरों ने काम को बंद कर दिया। तो हुआ क्या, जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने मजदूरों को कन्वेंस किया, मजदूरों से कहा कि तुम काम मत रोको, काम करते रहो, और हम तुम्हें क्या करेंगे 50% प्लेग बोनस देंगे जब प्लेग समाप्त हो जाएगा उसके बाद। मतलब तुम्हारी जितनी सैलरी होगी उसकी 50% बढ़ा के देंगे। है नहीं, किसी की 10,000 है तो उसे 15,000 मिलेगी, यही तो था मतलब। तो कंपनी के मालिक ने ऐसे करके बोल दिया मजदूरों से, ठीक है। तो जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़ताल नहीं की और वो प्लेग के दौरान भी कार्य करते रहे, समझ गए। तो अब हुआ क्या, जैसे ही प्लेग खत्म हुआ तो कंपनी अपनी बात से मुकर गई। उसने कहा कि अब कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अब जिसे काम करना है करे, जैसे नहीं करना है वो जा सकता है, ऐसे करके डरा दिया किसान मजदूरों को। तो मजदूरों ने ये बातें सब अनुसुईया बेन को बताई थी, ठीक है। अनुसुईया बेन ने गांधी जी को बुलाया, तो गांधी जी अब क्या करेंगे? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करेंगे। कौन सा करेंगे? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में। अब यहाँ पे क्या होगा? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, मिल सत्याग्रह 1918 में होगा। कब होगा? 1918 में, ठीक है। तो गांधी जी जाके वहां मजदूरों से मिलेंगे, ठीक है।
अब मजदूरों से कहेंगे अब तुम काम मत करो, मजदूर बेचारे गरीब होते हैं, उन्होंने सोचा यार कंपनी लग रही पैसा नहीं देगी, ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तो वो काम कर रहे थे। मजदूरों ने कहा कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, यहीं पे लेकर आओ, टाट फट्टी बिछाओ, फैक्ट्री के गेट पे ही बैठ के हड़ताल करेंगे। समझ गए? सारे मजदूरों को इकट्ठा कर लिया, 2-4 लोगों को गेट पे लगा दिया कि कोई काम करने अंदर ना जाए, उन्हें रोक लिया जाएगा तुरंत। वहीं पे बैठ गए सब मजदूरों को लेके और कर दिया गांधी जी ने भूख हड़ताल। समझ गए? भूख हड़ताल जब की तो मिल में 5 हिस्सेदार थे, 5 मालिक थे मिल के, ठीक है। तो वो सब आए, उन्होंने मजदूरों से बात की, उन्होंने कहा तुम एक व्यक्ति के बहकावे में आके, गांधी के बहकावे में आके तुम काम नहीं कर रहे, इससे तुम्हारा परिवार टूटेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे अगले आर्थिक समस्याएं आएंगी, इसलिए काम पे चलो। लेकिन मजदूर तो गांधी जी ने पहले ही पक्का कर रखा था कि देखो भाई कोई भी कितना भी तुम्हें लालच दे, लेकिन तुम्हें काम पर नहीं लौटना है। समझ गए? तो मजदूर पक्के पे थे, ठीक है, उन्होंने ठीक है नहीं जाएंगे। मिल मालिक समझा के वापस जाते समय उन्होंने कहा अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम फैक्ट्री बंद कर दे रहे हैं, फैक्ट्री में ताला लगा दो। मालिक ने आदेश दे दिया मालिकों ने कि फैक्ट्री में ताला लगा दो, अब फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, बंद कर दे रहे हैं। तो इससे मजदूर डर गए, उन्होंने सोचा यार लग रहा गांधी जी ने हमें मरवा दिया, कहानी उल्टी पड़ गई, फैक्ट्री बंद हो गई तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्यों? समझ गए? तो मजदूर डर गए, लेकिन गांधी जी ने कहा घबराओ मत, ठीक है, मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है, कंपनी मतलब मिल का पूरा एक्ट पढ़ा है, पूरा फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है BIC का, उसमें लिखा हुआ यदि कोई भी कंपनी है वो जिसका उसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन से ही खुलेगी, और कोई भी मालिक उसे अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता, जब तक सरकार आदेश नहीं करेगी तब तक वो बंद नहीं कर सकता, उसे बंद करने का अधिकार नहीं है। तुम घबराओ मत, ये खाली धमकी दे रहे हैं तुम्हें, कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, समझ गए? अब जब कंपनी यार बंद रहेगी 4-6 दिन, 2-3 दिन, तो यार नुकसान होगा नहीं होगा? अब मिल मजदूर डर गए, समझ गए? जब डरे तो मिल मजदूर राजी हुए 20% बोनस देने के लिए। पहले बिल्कुल नहीं दे रहे, कह रहे चलो अच्छा ठीक है 20% पहले बोनस देंगे, काम पर लौटो। समझ गए? लेकिन गांधी जी ने कहा कि तुम्हें मानना ही नहीं है, ठीक है, मजदूर नहीं माने, उन्होंने कहा पूरा 50% चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 मालिकों में इस फैक्ट्री के, अहमदाबाद जो मिल थी कपड़े की, उसके 5 मालिकों में अंबालाल साराभाई भी 5वें मालिक थे, और उनकी बहन ही गांधी जी को आंदोलन के लिए लेकर आई थी। समझ गए? लेकिन अंबालाल साराभाई अच्छे व्यक्ति थे, उनका कहना था कि मेरे पास बहुत कुछ है यार, अगर मैं इन मजदूरों को कुछ दे दूंगा मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये 4 लोग तो तैयार नहीं हो रहे हैं, इन्हें तैयार करो, मैं तो तुम जितना कहोगे उतना दे दूंगा अभी। समझ गए? तो अब वो 4 लोग भी झुके, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, उन्होंने कहा लगता है गांधी से ही बात करनी पड़ेगी तब समस्या हल होगी, ऐसे नहीं हल होगी, ठीक है। गांधी जी को बुलाया, ठीक है, गांधी जी को जब बुलाया तो कंपनी के मालिक 20% देने के लिए तैयार थे, मजदूर 50% पे अड़े हुए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और 35% प्लेग बोनस पर सहमति हो गई कि प्रत्येक मजदूर को उसकी सैलरी का 35% बढ़ा हुआ बोनस दिया जाएगा जब तक प्लेग था, ठीक है। तो ऐसे करके देखो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल हो गया, ठीक है। 35% प्लेग बोनस प्रत्येक मजदूर को गांधी जी ने यहाँ पर दिलाया। तो ये था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। आया समझ? लिखो जल्दी बोले, देखो लिखो। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, देखो पूछा जाएगा गांधी जी ने भारत में पहली भूख हड़ताल कौन से आंदोलन के दौरान की? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के दौरान। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह पहली भूख हड़ताल की। लेकिन अगर पूछे सबसे पहली भूख हड़ताल कहाँ की, तो वो अफ्रीका में की थी। नस्ल भेद का आंदोलन चला था, वहां भी गांधी जी सबसे पहले। लेकिन भारत में पहली भूख हड़ताल पूछे तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। समझ गए? पहला वास्तविक आंदोलन पूछे तो भारत में खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन पहला आंदोलन पूछे गांधी जी ने कहाँ चलाया था? अफ्रीका में। कहाँ चलाया? अफ्रीका में, ठीक है। पहली बार गांधी जी जेल कहाँ गए? अफ्रीका में। समझ? यहाँ भी जेल जाएंगे गांधी जी, भारत में भी। अगले बताऊंगा, अभी पहले लिखो इतना, लिखो बोले अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हेडिंग डाल दी। लिखो देखो अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में प्लेग फैल गया था। देखो अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में
प्लेग फैल गया था, जिस कारण अहमदाबाद मिल मालिकों ने प्लेग के दौरान मजदूरों से कार्य कराया। प्लेग के दौरान मजदूरों से कार्य कराया और उन्हें 50% प्लेग बोनस देने की बात कही थी। 50% प्लेग बोनस देने की बात कही थी। प्लेग बोनस देने की बात कही थी। प्लेग समाप्त होने के पश्चात कंपनी के मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं दिया। जिस कारण 1918 ईस्वी में अनुसुईया बेन के कहने पर गांधी जी ने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह प्रारंभ किया और इसमें गांधी जी ने सभी मजदूरों के साथ भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी तथा कंपनी मालिकों और मजदूरों के बीच 35% प्लेग बोनस पर सहमति हुई। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच 35% प्लेग बोनस पर सहमति हुई। लिख लिया? 35% प्लेग बोनस पर सहमति हुई और यह आंदोलन भी सफल हो गया। लिख लिया? तो ऐसे करके हाँ लिखो, ये गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। ये गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। सर पहला मजदूर आंदोलन ये यही है गांधी जी का भारत में। ठीक है, अगला हेड डाल दो तुम। 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट।
जो क्रम से बता रहा हूँ घटनाएं 1917 में जो हुई, 1918 में जो हुई, 1919 में अब जो होगी वो बता रहा हूँ, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919, अच्छा ये तीनों तो याद हो गए होंगे तुम्हें। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था बताओ तुम। नील की खेती हुई थी चंपारण सत्याग्रह में। अरे पूरा बताया ना करो, नील की खेती के विरोध में हुआ था। कब हुआ था? देखो अभी जस्ट बताया, उसके बाद में डेट याद रखिए। कब हुआ था बताओ जल्दी। 1917 में, बिल्कुल सही, ठीक है। नील की खेती कितने भाग पर कराई जाती थी? है देखो अभी जस्ट अभी पढ़ाया, बिल्कुल अभी पता नहीं दिमाग कहाँ है। 3/20 भाग पर जितनी भी भूमि होगी उसके 20 हिस्से किए जाएंगे और 3 हिस्से पे नील की खेती होगी। क्यों? 3/20। अब ये मत समझना कि 20 भाग ही हो। अरे भाई इसका भी 3/20 निकाल सकते हो तुम, नहीं निकाल सकते हो? हर चीज का निकाल सकते हो। तो चाहे कितनी भी भूमि हो उसके 3/20 भाग पे करना था। क्यों? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। तुम थोड़ा जोर से बोला करो ताकि आवाज यहाँ तक तो आ जाया करे, पता तो चले। आप बोलने से क्या फायदा, पहली बार भी बोला करो ना। बताओ गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन लेकर आया था? चंपारण राजकुमार शुक्ल लाए थे। कौन लाए थे? सहयोगी 5 लोग और थे। क्यों? कोई दिक्कत नहीं, उनके नाम मत बताओ, ठीक है। अगली बात बताओ, अगली बात। इसके बाद अगला आंदोलन कौन सा किया गांधी जी ने भारत में? खेड़ा सत्याग्रह। क्यों किया खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा में अकाल पड़ गया था। क्यों? खेड़ा गुजरात की एक तहसील थी, तालुका था। क्यों? वहां पर अकाल पड़ गया था। अकाल से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और कंपनी के जो अकाल नीति थी उसमें क्या रूल था? 3/4 भाग पे फसल नष्ट होगी तो कर माफ किसान का। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने 23% कर को अधिक कर दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन किया। कितने लोगों ने सहयोग किया? 3 लोग, मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई। आंदोलन कैसा हुआ? सफल हुआ। किसानों का टैक्स माफ करा दिया गया, लगान माफ करा दिया गया, ठीक है। फिर तीसरा आंदोलन कौन सा किया भारत में? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। कब हुआ? 1918। क्यों हुआ था? प्लेग फैल गया था इसलिए हुआ था। प्लेग के दौरान भी मजदूरों से मिल में काम कराया गया और बाद में उन्हें प्लेग बोनस नहीं दिया गया, जबकि 50% प्लेग बोनस की बात हुई थी। कंपनी ने 50% प्लेग बोनस देकर काम करते रहो, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। क्यों? लेकिन प्लेग बोनस प्लेग जैसे खत्म हुआ तो उन्हें लगा कि और मजदूर मिल जाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे तो। क्यों? इसीलिए उन्होंने मुकर गए बोनस देने से। इस पे गांधी जी ने आंदोलन किया। कौन बुला के लाया? अनुसुईया बेन। कौन बुला के लाई थी? अनुसुईया बेन, ठीक है। किसकी बहन थी? अंबालाल साराभाई की बहन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंबालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। अब चौथी बात डालो, रॉलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट 1919। अरे इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो समझो। रोलेट होता, सही है, बोल देते हम रॉलेट एक्ट होता रोलेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो तुम रॉलेट लिख लो। वहां लिखवाएगा नहीं तुमसे, वहां स्लेट पूछेगा क्या हुआ था ये, हाँ क्या ये पूछेगा। चलो बताता हूँ, है किसी को जानकारी? बताओ। देख बात बंद करो, बताओ। लाया गया था और इसमें जो है जितने भी भारतीय नेता थे उनको जेल में बिना उनके मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया गया। तो लाया क्यों गया था? किस लिए लाया गया था? क्योंकि ताकि जो है ये जो आंदोलन है वो ना कर सके, आंदोलन ना कर सके। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। ऐसा हुआ था, रॉलेट एक्ट जो था ये लाया गया था, भारत में संवैधानिक सुधार हो रहे थे।
अंग्रेज संवैधानिक सुधार कर रहे थे और उन सुधारों की जांच के लिए रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। ठीक है, संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए बनाया गया था। और इसमें क्या हुआ देखो, इसमें सारे सदस्य अंग्रेज ही थे। कैसे थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो अंग्रेज थे, अंग्रेज ही जांच करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, अंग्रेज जब जांच करेंगे तो क्या अंग्रेज सही रिपोर्ट बनाएंगे? वो तो ब्रिटिश संसद भी यही कह देंगे बिल्कुल सही है, संवैधानिक सुधार लागू कर दिए जाए। जबकि भारतीयों का कहना था कि इसमें कौन होना चाहिए? भारतीय भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय को किसी को रखा नहीं गया इसमें। क्यों? तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। सॉरी, रॉलेट एक्ट साइमन कमीशन आ रहा था भारत। क्या आ रहा था? साइमन कमीशन। यार ये बात बताना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, समझो। साइमन कमीशन भारत आ रहा था। कौन आ रहा था? साइमन कमीशन। देखो ध्यान दो, साइमन कमीशन भारत आ रहा था 1919 में। नहीं, 1927 1928। अरे साइमन कमीशन, सॉरी ये तो 1928 में है ना, ये गलत। ये साइमन कमीशन के बारे में बता रहा हूं मैं तुम्हें यार, कोई दिक्कत नहीं, समझो। देखो वो 1927-28 की घटना है। वो बिल्कुल सही है, तुमने जो बताया बिल्कुल सही है। ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, ये बिना कारण गिरफ्तारी के लिए लाया गया था भारतीयों की। ये मैं साइमन कमीशन के बारे में बता गया, तो ये अगले आएगा, ये अगले की घटना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, ये जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए बनाया गया था और इसमें बिना कारण के किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी की जा सकती थी। क्यों? यही था, बिल्कुल सही है। मैंने साइमन कमीशन के अकारण, बिना कारण के, शक के आधार पर, ऐसा था, शक के आधार पर अंग्रेज किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे और उसे लगभग 6 महीने जेल में रहना पड़ता। ना तो उसे कोई सुनवाई होती, ना कोई अपील होती, ना कोई वकील कर सकते थे। पहले 6 महीने तक जेल में रहो। हाँ, जेल में रहने का, उसके बाद 6 महीने के बाद तुम्हारे केस पे सुनवाई होगी। तो मान लो जो अपराधी है वो तो सही है, बिना अपराध वालों को ऐसे फालतू में 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। तो ये काला कानून था, नहीं था? कैसा कानून था? काला कानून था। समझ गए? रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में से बनाया गया था और यह कानून भारत में लागू होने वाला था। इसका भारतीयों ने जम के विरोध किया, इसका भारतीयों ने जम के विरोध किया और इसके विरोध के लिए गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट विरोधी सभा का गठन किया था। समझ गए? सभा का गठन किया था और इसका लगातार विरोध हो रहा था भारत में। लेकिन उसके बाद भी क्या किया अंग्रेज सरकार ने? इस कानून को पास कर दिया। समझ गए? विरोध के, भारी विरोध के बाद भी सरकार ने इस कानून को पास कर दिया। इस कानून को पास करने के बाद क्या हुआ? भारत में अब गांधी जी की अध्यक्षता में एक आंदोलन चलाया जाएगा बड़ा, इस काले कानून को वापस कराने के लिए। समझ गए? तो गांधी जी ने सभा का आयोजन किया और उस भाई आंदोलन की घोषणा कर दी। तो पूरे भारत में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। पंजाब में एक बड़ी सभा होनी थी, ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, पंजाब के स्थानीय नेता थे दो, ये ध्यान दो इधर। पंजाब के दो स्थानीय नेता थे, एक थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये बात बंद करो, इधर ध्यान दो। जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का तगड़ा विरोध हो रहा था, ये बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो। इसका तो क्वेश्चन है, क्या पूछो? जे पूछेगा काले तो हम है, काला कानून नहीं से चालू। बात बंद कर लो, इधर ध्यान दे लो, इधर। ठीक है, बताए नहीं अभी तुम। अब देखो ये ध्यान दो। अरे बात बंद करो, 10 मिनट रह गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये रॉलेट एक्ट बता दे रहा हूँ। हाँ, लिखवा दूंगा, अभी 2 मिनट में लिखवा रहा हूँ, पहले समझो। अब देखो ध्यान दो, एक बात बंद करो।
पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत बड़ी सभा का विरोध कर रहे थे पंजाब के लोग, और इस सभा का जो संचालन कर रहे थे दो लोग कर रहे थे, दो स्थानीय नेता पंजाब के सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को बुलाया था कहाँ? पंजाब में, समझ गए? तो गांधी जी पंजाब जा रहे थे, लेकिन गांधी जी को पंजाब जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, समझ गए? गिरफ्तार करके उन्हें बंबई भेज दिया गया जेल, समझ गए? और इधर क्या किया गया? इन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, समझ गए? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों, एक बात बंद करेगा ध्यान, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। अब जब इन्हें जेल में डाला गया तो अब देखो हुआ क्या? 13 अप्रैल 1919 की बात है, बात बंद करेगा देखो, 13 अप्रैल 1919, इस दिन बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन, बैसाखी का दिन था। इन दोनों को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन क्या लगता है? एक मेला लगता है बहुत बड़ा। तो उस मेले में ही क्या हो रहा था? ये सभा का आयोजन हो रहा था इन दोनों को छुड़ाने के लिए। ठीक है, यहीं पे अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? एक बात बंद करो, हंसराज नामक एक व्यक्ति था। उस हंसराज ने क्या किया? जनरल, यहाँ पंजाब में उस समय जनरल डायर था। कौन था? मुखबिरी कर दी उस व्यक्ति ने और कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ जो जलियांवाला बाग है वहां पर जो मेला चल रहा है, वहां पर एक सभा को संबोधित किया जा रहा है और वहां पर तुम्हारे खिलाफ एक साजिश की जा रही है उन लोगों को छुड़ाने की, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाने की एक सभा चल रही है। ठीक है, तुम्हारे खिलाफ वहां साजिश हो रही है। तो जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने सेना भेज दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया, समझ गए? तो हुआ क्या? वो अंग्रेज सैनिक आए, उन्होंने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया और घेरने के बाद चारों तरफ से उसमें गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। गोलियां चलाई तो बताते हैं उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बीच में कुआं था, लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो बचने के लिए वो कुएं में कूद गए। कुछ लोग ऐसे करके लोगों से कुआं पड़ गया बिल्कुल, तो दम घुटने से उस कुएं में बहुत सारे लोग मर गए कि गोली ना लगे, कुएं में कूद जाए, समझ गए? तो ऐसे करके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, अब देखो बात बंद करो। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये घटना कैसे पता चली? भगत सिंह को पता चली, ऊधम सिंह को पता चली। ठीक है, ये उस समय बहुत छोटे थे ये लोग। इन्होंने देखा और ये इन्होंने वहीं से क्या किया? ये कसम खा ली कि अब हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने भी ये किया उनसे बदला लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी इन लोगों ने। और ये जब बड़े हुए तो तुम्हें पता है ऊधम सिंह कहाँ? जनरल डायर था और एक और था, दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो एक की ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक की हत्या करके आए थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ऊधम सिंह, सुना नहीं सुना ऊधम सिंह का नाम? तो ऐसे करके देखो, ये लिख लो पहले, अच्छा इतना लिख लो। ठीक है, इतना ही लिख पाएगा अगले बोले। देखो 1919 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया गया। रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया गया। रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया गया। इसके तहत संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी भारतीय को
गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके विरोध में कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके विरोध में कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। भारतीय जनता ने इसे काला कानून, भारतीय जनता ने इसे काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहकर पुकारा। काला कानून बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहकर पुकारा। कानून कहकर पुकारा। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया। जो गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया। सत्याग्रह सभा का गठन किया। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया। सत्याग्रह सभा का गठन किया। भारी विरोध के पश्चात भी 3 मार्च 1919 ईस्वी को 3 मार्च 1919 ईस्वी को इस कानून को पास कर दिया गया। इस कानून को पास कर दिया गया। इस कानून को पास कर दिया गया। 6 मार्च 1919 ईस्वी को, जल्दी लिखो, 6 मार्च 1919 ईस्वी को गांधी जी ने सहयोगियों के साथ आंदोलन करने का आह्वान किया। सहयोगियों के साथ 6 मार्च 1919 ईस्वी को गांधी जी ने सहयोगियों के साथ आंदोलन करने का आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब व दिल्ली आगमन पर रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब व दिल्ली आगमन पर रोक लगा दी। पंजाब व दिल्ली आगमन पर रोक लगा दी। 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली से गिरफ्तार करके बंबई जेल भेज दिया गया। 9 अप्रैल को, हाँ हेलो, हाँ अभी हाँ ठीक 10 मिनट लग गए। हाँ क्या लिखा? 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली से गिरफ्तार करके बंबई जेल भेज दिया गया। कहा इस व्यक्ति को हटाओ यहाँ से, अगर ये यहाँ रहेगा इसे दूर भेज दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? इसीलिए सीधे गिरफ्तार किया दिल्ली से और सीधे कहाँ भेजा? बंबई। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जा रहे थे पंजाब। ये लोगों ने बुलाया था कि आ जाओ गांधी जी, ठीक है। तो इन्हें पता था कि अगर गांधी पंजाब पहुंचेगा तो वहां भी बहुत बड़ा बवाल होगा, इसलिए पहले गिरफ्तार करके इसे हटाओ रास्ते से, ठीक है। इसीलिए गिरफ्तार कर लिया था गांधी जी को। लिख लिया? चलो लिखो, डालो अगला हेडिंग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जल्दी जलियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग डालो जल्दी। सारी घटनाएं क्रम से बताता चल रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, कांग्रेस के पंजाब के 2 स्थानीय नेता, देखो कांग्रेस के पंजाब के 2 स्थानीय नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, पंजाब के 2 स्थानीय नेता, 2 स्थानीय नेता, पंजाब की कांग्रेस की क्या है? अरे पंजाब में कांग्रेस के 2 स्थानीय नेता, ऐसे करके लिख लो। पंजाब में कांग्रेस के 2 स्थानीय नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक और सामने लिखा है देखो सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पंजाब के लोगों ने, इसके विरोध में पंजाब के लोगों ने, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में, ठीक है। इसके विरोध में पंजाब के लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को, इसके विरोध में पंजाब के लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया जिसकी जानकारी हंसराज नामक व्यक्ति ने, जिसकी जानकारी हंसराज नामक व्यक्ति ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओडायर को दे दी। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइक ओडायर, जिसकी जानकारी हंसराज नामक व्यक्ति ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओडायर को दे दी। माइक ओडायर, माइक होता नहीं, माइक फोन में माइक नहीं होता, वही लिखना, माइक ओडायर को दे दी। माइक ओ बना दो और डायर लिख दो। पूरा नाम था उस व्यक्ति का, जनरल डायर के बोल देते हैं, माइक ओडायर नाम था उसका पूरा। और इसने एक बात बंद करो जल्दी, इसने गोली चलाने का आदेश पारित कर दिया तथा अंग्रेजी सेना ने गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया तथा अंग्रेजी सेना ने जलियांवाले बाग को चारों ओर से घेर कर, तथा अंग्रेजी सेना ने जलियांवाले बाग को चारों ओर से घेर कर गोली चलाई, जिसमें 1000 लोग मारे गए। सही है, अरे इतने को काफी है। जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। लिख लिया? अब देखो, एक बात बंद करो।
जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए बताओ कौन सी कमेटी का गठन होगा? जल्दी बताओ। हंटर कमेटी का गठन होगा। किसका गठन होगा? हंटर कमेटी। ये बात बंद करो, इधर ध्यान दो। इस हंटर कमेटी में जो अध्यक्ष होंगे वो अंग्रेज, जो सदस्य होंगे वो अंग्रेज होंगे और वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, कहेंगे मात्र 379 लोग मारे गए, जबकि मारे गए थे कितने लोग? 1000 लोग। कितने लोग मारे गए? 1000 प्लस लोग मारे गए थे। भारतीयों के अनुसार 1000 और अंग्रेजों के अनुसार कितने लोग मारे गए? 379 लोग। ठीक है, तो देखो इस हत्याकांड की जांच के लिए, जल्दी हो, इस हत्याकांड की जांच के लिए देख लो 2-3 अरे सही है यार, खींचो फोटो। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया। लिया? इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया और इसके अनुसार केवल 379 लोग मारे गए। केवल 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीयों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। जबकि भारतीयों के अनुसार, अरे खींचो यार ऐसे ही, जल्दी टाइम हो रहा। भारतीयों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। अब देखो ध्यान दो, जो जनरल डायर था, जनरल डायर को दोषी करार दिया गया। पहले उसे दोषी करार दिया गया, बाद में उसे दोष मुक्त कर दिया गया। बोल दिया गया ये एक मानवीय भूल थी और बहुत थोड़े से जुर्माने पे जनरल डायर को छोड़ दिया गया। समझ गए? बोल दिया ये एक मानवीय भूल थी और ऐसी भूल किसी से भी हो जाती है। 1000 लोगों को मार देगा, मानवीय भूल है। क्यों? तो मैंने तो बताया था पहले भी, अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों को तगड़ी सजाएं देते थे, लेकिन अंग्रेजों को ऐसे ही छोड़ देते मामूली जुर्माने पर। चलो लिखो, लेकिन बोले लिखो, सजा के रूप में जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया। सजा के रूप में जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया। और इस घटना को आपको घटना मतलब टाइम हो गया। एक पॉइंट और ले लो। इस घटना को मानवीय भूल बताकर बाद में उसे दोष मुक्त कर दिया।